आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 4 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा डच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डच, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि पोखरण किस राज्य में पड़ता है। देखिए ये आपको पता होगा क्योंकि आपने शायद एक मूवी देखा होगा परमाणु, ठीक है, परमाणु देखा होगा जिसमें जॉन अब्राहम हीरो है और उसमें एक गाना है जो कि बहुत मस्त है, जितनी दफा, ठीक है, आप सुन लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं सुना है। खैर आपको नहीं देखना है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि पोखरण किस राज्य में है। तो पोखरण हमारा कहां पर पड़ता है? पोखरण हमारा पड़ता है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। देखिए परमाणु मूवी बहुत ही मस्त मूवी है, मैंने इसको करीबन 5-6 बार देखा है, जो कि अच्छा मूवी है, ठीक है। और पोखरण किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका गठन हुआ था 1885 को। कब हुआ था? 1885 को। अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। और देखिए इसके पहले मैंने साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है और साथ ही साथ भूगोल और इतिहास का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। आपको जैसे देखना है, आपको उतना ढूंढने का जरूरत नहीं है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप खोलिए, वहां पर आपको मिलेगा जो क्लास 10th मॉडल सेट 4 कंप्लीट सॉल्यूशन, इस प्रकार से मिलेगा। वहां पर आप चल जाइए, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कांशीराम, ठीक है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। मतलब लोकतंत्र में यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया है, मतलब लोकतंत्र में वो क्या चीज है जो नहीं होगा। देखिए पहला क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखिए लोकतंत्र में तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, मतलब आपको जिसे मन करे आपका आप उसी को वोट दें, ये चीज होना चाहिए। व्यक्ति की गारिमा के ऊपर ध्यान रखा जाना चाहिए। कानून के समक्ष समानता, कानून में सभी को समान समान हक मिलना चाहिए। बहुसंख्यकों का शासन, अब ये गलत बात है, ये गलत बात है, मतलब ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये नहीं होगा कि जिसका संख्या ज्यादा होगा वही शासन करेगा, नहीं, यहाँ पर हमारा लोकतंत्र है, मतलब हम लोग जिसको सरकार चुनेंगे वही सरकार होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के अनुरूप ये नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को, यहाँ पर एक खाली स्थान है, कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं या फिर महापौर कहते हैं। तो इसे हम लोग महापौर कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश से मेयर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेयर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? यहाँ पर कई दिया है, खाली स्थान है, को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, ग्राम सभाओं या फिर ग्राम पंचायतों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ग्राम पंचायतों, यानी कई ग्राम पंचायत को मिलाकर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया? आगे बात करें, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को, यहाँ पर खाली स्थान है, कहते हैं क्षैतिज वितरण कहते हैं या फिर ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। देखिए एक आपका होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका क्या होगा? क्षैतिज वितरण, क्योंकि यहाँ पर जो शासन के विभिन्न अंग है, मतलब जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सब जो है ये क्या है, मतलब क्षैतिज वितरण में रहकर ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है कि स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम, यहाँ पर खाली स्थान है, पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, 1/6 या फिर 1/3। देखिए 1/3 ही होगा, क्यों? इसको आप पढ़े होंगे, आपको याद नहीं आ रहा है। 1/3 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं। और हम लोगों ने बहुत जगह पर पढ़ा था कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण कितना होता है? 1/3 आरक्षण होता है, मतलब महिलाओं के लिए किसी भी चीज में 1/3 सीट रिजर्व्ड होता है। क्लियर है, समझ में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको जो सत्ता का विकेंद्रीकरण बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से कंसेप्ट दूंगा, ठीक है। तो देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार
से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब क्या किया जाएगा, मतलब केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां को लेकर, राज्य सरकार के कुछ शक्तियां को लेकर हम लोग क्या करेंगे, स्थानीय सरकार को दे देंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए अब आगे क्या है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि भारत में बहुत से राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान का आकार इतना बड़ा है कि राज्य की सरकार इस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। मतलब ये जो यूपी है, राजस्थान है, ये सब का आकार इतना बड़ा है कि वहां पर जो राज्य सरकार है ये पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए वहां पर स्थानीय स्तर का सरकार होना चाहिए और वहां पर स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार से मतलब शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को देना चाहिए। राज्य सरकार अकेले स्थानीय मामलों को ठीक ढंग से नहीं देख सकती, अतः सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर जरूरी है। स्थानीय निवासी अपने इलाके की समस्या से अच्छी तरह से परिचित होते हैं तथा अपने इलाके की समस्याओं का समाधान भी स्थानीय स्तर की सरकार ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। देखिए आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, आप उस जगह के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा आपको, कि आपको पता है कि कहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या सुविधा है, क्या दुविधा है, आपको सब कुछ पता रहेगा। तो जो भी जगह है वहां पर जो भी समस्या है उस समस्या को स्थानीय लोग ही अच्छे तरीके से सुलझा पाते हैं, इसलिए स्थानीय स्तर का जो सरकार है वह होना चाहिए ही चाहिए। आगे बात करें, कुछ राज्यों में अनेक भाषाई लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जिन सबकी मनोकामना को पूरा करना राज्य सरकार की बस की बात नहीं है, अतः सत्ता के विकेंद्रीकरण से यह पूरा हो सकता है। बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। विकेंद्रीकरण के निम्नलिखित लाभ है, क्या क्या लाभ है देखिए, तो स्थानीय समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान होगा, लोकतांत्रिक आदर्शों की पूर्ति होगी, संवैधानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी, स्थानीय स्तर पर शासन में जनता की भागीदारी होगी। क्लियर है? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा गया है, जैसे कि 2 नंबर में पूछा गया है तो अगर आप इतना ही लिखते हैं और अगर आप 1-2 पॉइंट लिख देते हैं तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 नंबर जैसा बताया, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर आपका 4 नंबर में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप बार बार क्यों पढ़ेंगे, मैं आपको एक ही बार में बता दिया यहाँ पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक तर्क से क्या अभिप्राय है। जो सत्ता की साझेदारी है इसमें 2 प्रकार का तर्क दिया जाता है, एक युक्तिपरक तर्क और एक नैतिक तर्क, या फिर आप बोल सकते हैं एक युक्तिपरक कारण और एक नैतिक कारण। ये जो क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर केवल हमको क्या पूछा गया है, युक्तिपरक तर्क पूछा गया है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपका नैतिक तर्क भी अगर पूछा जाता तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता। यहाँ पर मैं आपको युक्तिपरक कारक और नैतिक कारक दोनों बता देता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर युक्तिपरक तर्क पूछा गया है तो आप केवल और केवल युक्तिपरक तर्क को ही लिखिए, ठीक है। चलिए मैं अभी फिलहाल आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक एवं नैतिक कारण बताएं। तो सत्ता की साझेदारी के लिए युक्तिपरक एवं नैतिक कारण निम्नलिखित है। पहले तो आप युक्तिपरक कारण को देखिए, क्या है कि युक्तिपरक कारण बहुत ही सोच विचार कर अपनाया जाता है, इसमें लाभ हानि का विशेष ध्यान रखा जाता है। बात समझ में आया? ये जो युक्तिपरक कारक है या फिर युक्तिपरक कारण है या फिर युक्तिपरक तर्क जो है इसको बहुत ही सोच विचार कर इसे अपनाया जाता है, इसमें क्या लाभ होगा क्या हानि होगा सबके ऊपर एकदम बहुत ही ध्यान रखा जाता है। आगे देखिए, सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता। सत्ता की साझेदारी से सभी लोग मिलजुल कर रह सकता है, इससे कभी भी देश में गृहयुद्ध नहीं होगा, इसमें पक्षपात नहीं के बराबर होता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, नैतिक कारण को देखिए। बहुत सारे लोगों ने नैतिक कारणों पर जोर देकर सत्ता की साझेदारी की। अब ये नैतिक कारण अब ये नहीं है कि इसमें मतलब नुकसान होगा, नहीं, इसमें भी सोच विचार करके ही रखा जाता है। देखिए क्या है, इसमें कोई भी निर्णय लेने से पहले सबकी राय ली जाती है, इससे सभी लोग उस निर्णय को मानते हैं। बात समझ में आया? कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी हम लोग निर्णय लेंगे, इससे पहले क्या होता है, सभी लोगों से राय लिया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। अगर सभी लोग सहमति भरते हैं उस निर्णय के ऊपर तभी उस निर्णय को पारित किया जाता है। अल्पसंख्यक लोगों को समान अधिकार दिया जाता है, इससे उनके मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं रहता है। बात समझ में आया? जो अल्पसंख्यक है उसे भी समान अधिकार दिया जाता है, इससे क्या होता है, उनके मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा द्वेष नहीं रहता है, मतलब वो भी मिलजुल कर रहते हैं। तो बात समझ में आया? ये था हमारा सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक कारण और नैतिक कारण। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन में केवल और केवल युक्तिपरक कारण पूछा गया तो आप केवल युक्तिपरक कारण को लिखिए, लेकिन यहां पर मैंने आपको नैतिक कारण भी बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की
क्या क्या चुनौतियां है स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या क्या चुनौतियां आता है। तो भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद इत्यादि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। विदेशों के साथ संबंध, जैसे कि पाकिस्तान के साथ संबंध, कश्मीर की समस्या, चीन के साथ संबंध, तिब्बत की समस्या इत्यादि, ये सब चुनौतियां हैं। आगे देखिए, राजनीति का अपराधीकरण, आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि संसद या विधानसभाओं में अपराधी प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे शासन की सुचारू रूप से संचालन में कठिनाई हो रही है। ठीक है। उग्रवाद, आज भारत के अधिकांश राज्य उग्रवाद की चपेट में है। आज किसी भी रूप में देश के अंतर्गत कहीं ना कहीं उग्रवादी घटनाएं घटती रहती है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन में व्यवधान उपस्थित हो रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ें। इसके सुधार और उपाय देख लीजिए, कैसे इसको सुधारेंगे, इसके लिए उपाय है क्या, फिर सुझाव है। तो राजनीतिक पार्टियों को किसी भी परिस्थिति में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। राजनीति में किसी भी गुंडे मवाली जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उसे टिकट नहीं देंगे। सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में अपराधी लोग संसद अथवा विधानसभा या पंचायत समिति के सदस्य नहीं बन सके। जनता को भी ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को चुनाव में धूल चटानी चाहिए। क्लियर है। तो ये था सुधार के उपाय या फिर सुझाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। उग्रवाद पर नियंत्रण हेतु सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अति उग्रवाद क्षेत्रों को सेना के हवाले कर देना चाहिए। क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। क्लियर है। देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। वही क्वेश्चन था हमारा। तो विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं जहां धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी सामंजस्य बिठाया जा सकता है। देखिए दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कहीं पर धर्म के नाम पर होता है, कहीं पर जाति के नाम पर, कहीं पर भाषा के नाम पर, मतलब कोई ना कोई देश, मतलब हर एक देश में इस प्रकार से लड़ाई होता है। लेकिन लोकतंत्र से मतलब जो भी सामाजिक विविधता है, जो भी विभिन्नता है, इन दोनों के बीच हम लोग आपसी सामंजस्य बिठा सकते हैं। कैसे बिठाएंगे तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला क्या है कि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है। इसमें अमीर और गरीब के वोट का समान मूल्य है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बात समझ में आया। लोकतंत्र में देखिए चाहे वो अमीर का वोट हो चाहे गरीब का वोट हो, दोनों के वोट का सेम मूल्य है। ठीक है। लोकतंत्र में पुरुष और महिलाओं को बराबर के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है। दोनों ही एक दूसरे के भावनाओं का आदर और सम्मान करते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र में ना तो अल्पसंख्यक को ज्यादा मतलब हक दिया गया है, ना बहुसंख्यक को, सबके लिए समान समान अधिकार है। आगे देखिए, सामाजिक समूहों के टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग बसों, रेलगाड़ियों में इकट्ठे सफर कर सकते हैं और होटलों में या किसी भी स्थान पर रुकने में कोई पाबंदी नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ें तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन ना बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, अथवा राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें, अथवा राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कोई 5 उपाय सुझाव समझाइए, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कोई 5 प्रभावी उपाय समझाइए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। पहला क्या होगा कि राजनीतिक दल में जो भी सदस्य बने वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा पार्टी और सरकार के समक्ष उपलब्ध कराएं। यदि सदस्य बनने के समय उपलब्ध नहीं कराते हैं फिर भी चलेगा, लेकिन पद प्राप्त के समय ब्यौरा उपलब्ध कराना चाहिए। अब मान के चलिए कोई राजनीतिक दल में कोई भी सदस्य बनेगा तो उसके पास कितना संपत्ति है, कंप्लीट डिटेल सरकार के पास और जिस पार्टी का वह सदस्य बन रहा है उस पार्टी के पास वो देना चाहिए। मान के चलिए जिस टाइम सदस्य बनता अगर उस टाइम नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस टाइम किसी भी पद को प्राप्त करेगा उस टाइम देना जरूरी है। इसीलिए ना काला धन ज्यादा नेता जो लोग के पास होता है, क्योंकि ये चीज नहीं होता है।
चुनाव प्रक्रिया में घर घर जाकर वोट मांगने की प्रथा बंद होनी चाहिए। जैसे घर घर जाकर हम लोग वोट मांगते हैं, ये बंद होना चाहिए। केवल टीवी से संदेश देने का कार्य किया जाना चाहिए, केवल टीवी से संदेश दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो दारू, मुर्गा, पैसा, यह सब लोग लोभ देकर वोट मांगना बंद हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल दारू के लिए, मुर्गा के लिए, पैसा के लिए लोग अपने वोट को बेच देते हैं, तो ये सब बंद हो जाएगा। आगे बढ़ें। किसी भी राजनीतिक दल में किसी अपराधी को सदस्य बनाने की पूर्णतः मनाही होनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर अपराधी रहेगा उसे आप मतलब सदस्य नहीं बना सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति को तभी सदस्य बनाए जब वो पुलिस वेरिफिकेशन करा कर लाए। पुलिस वेरिफिकेशन करा कर लाएगा, अगर उसका कैरेक्टर सही रहेगा तभी वह मतलब कोई भी मतलब सदस्य बनाएगा वो। धन या पद के लोभ में विभिन्न प्रतिनिधि दल बदल लेते हैं, अतः इस तरह की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। मतलब ये जो दल बदलू है ना, ये नहीं होना चाहिए, दो दल आपको नहीं बदलना है। आगे देखिए, राजनीतिक दल में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होनी चाहिए। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? 1/3 सीट रिजर्व होना चाहिए। राजनीतिक दल का फंडिंग पूरी चेक करने के बाद ही आना चाहिए। राजनीतिक दल का जो भी फंडिंग होगा पूरी चेक करने के बाद ही आना चाहिए। समझ में आया? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए जो कि हमारा अथवा में है। क्या है कि भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन रहेगा कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो हमने एक साइड में संघात्मक सरकार या फिर संघीय सरकार, जो भी आप बोलें, और एक साइड में हमने एकात्मक सरकार या फिर एकात्मक सरकार ही आप इसको बोल सकते हैं। संघात्मक सरकार क्या है? संघात्मक सरकार के लिए संविधान लिखित होना आवश्यक है। मतलब देखिए, संघात्मक सरकार में जो संविधान होता है ये लिखित होता है, ये लिखित होना आवश्यक है। और एकात्मक सरकार में कोई जरूरी नहीं है कि संविधान हमारा लिखित ही हो। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति पास का विभाजन होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। इसको आप इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं कि केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। और इस प्रकार का जो शासन व्यवस्था है कहां पर है? तो भारत में है। संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है। और इसमें क्या होता है? जो एकात्मक सरकार है इसमें संपूर्ण सत्ता किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका, ये सब देश कैसा है? तो एकात्मक सरकार यहाँ पर है, मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकता है, और यहाँ पर केंद्र सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकता है। मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को या फिर जो स्थानीय प्रशासन का जो भी सरकार होगा उसे आदेश जारी कर सकता है। यहाँ पर देखिए संघात्मक में क्या है कि संविधान प्रायः कठोर होता है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकता है, और इसका जो संविधान होता है ये लचीला होता है। मतलब ये केंद्र सरकार इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से परिवर्तन कर सकता है। संघात्मक सरकार में प्रायः दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की जिसमें व्यक्ति रहता है तथा दूसरी संघ की, ठीक है। और एकात्मक सरकार में एक ही नागरिकता होती है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे उसे देश की नागरिकता प्राप्त होती है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए आपको तो एक राज्य का आपको नागरिकता मिलेगा और एक देश का, यहाँ पर दो। और यहाँ पर कहीं पर भी आप रहिए, किसी भी राज्य में रहिए, कोई आपसे लेना देना नहीं है। मतलब एक ही आपको नागरिकता मिलेगा केवल और केवल देश का, बल्कि यहाँ पर आपको देश का भी नागरिकता मिलता है और राज्य का भी नागरिकता मिलता है। तो यह था संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार या फिर संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।